Today we'll see about few solvency ratios. So out of few solvency ratios, the first one is debt to equity ratio. What is debt to equity ratio? ये क्या है? तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिससे हमें हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म फिनेंशियल साउंडनेस के बारे में अंदाज़ा लगता है, यानी कि उसके बारे में हम जान सकते हैं. से फॉर एग्जांपल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मुझे कैलकुलेट करना है किसी भी इंडस्ट्री का या फिर किसी फर्म का. सो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का हमारा फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड. डेब्ट यानी क्या है? सो यहाँ पे डेब्ट यानी हमारे लिए है नॉन करंट लायबिलिटीज. अगर मैं डेब्ट के अंदर डिटेल में बात करूं तो नॉन करंट लायबिलिटीज में हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं डिबेंचर्स को प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स को, या फिर समझ लीजिए कुछ बॉन्ड्स वगैरह हो गया, या फिर किसी भी तरह के नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं वो सब किस में इंक्लूड हो जाएंगे? डेब्ट में इंक्लूड हो जाएंगे. अब आप सोच रहे होंगे सर इसका तो एक और तरीका है फाइंड करने का कि अगर हमें डेब्ट फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड. अगर ये माइनस कर दिया जाए टोटल एसेट्स में से तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? डेब्ट आ जाएगा. इसके अलग अलग फॉर्मूलेज हम बना सकते हैं. से फॉर एग्जांपल टोटल एसेट्स की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल. ओके और इसमें फिर हम शेयर होल्डर्स फंड को भी क्या करेंगे? अलग से ऐड कर सकते हैं वैसा. सो देयर आर मेनी मेथड्स टू फाइंड आउट डेब्ट. आप जिस तरह से समझते हैं शेड्यूल 3 ऑफ अकाउंट को तो उस हिसाब से यहाँ पे आप डेब्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी हम ये सिंपल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं. हमारा डिबेंचर कितना है? तो 1000 रुपीज़ का हमारा डिबेंचर है. हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स कितना है? तो हमारा लॉन्ग टर्म्स जो है लोन्स हैं ये हम समझ लेते हैं हमारे पास में 3000 हैं. और हमारे पास में बॉन्ड्स कितने हैं? तो 1000 रुपीज़ के बॉन्ड्स हैं. तो हमारा डेब्ट कितना हुआ यहाँ पे? 5000 रुपीज़ ऑफ हमारा डेब्ट हुआ. तो आई विल बी राइटिंग हियर 5000 रुपीज़ ऑफ डेब्ट. शेयर होल्डर्स फंड क्या है? सो हियर आई विल क्लैरिफाई अबाउट शेयर होल्डर्स फंड ऑल्सो. अब शेयर होल्डर्स फंड जो है इसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर्स फंड. प्रोप्राइटर्स फंड यानी जो ओनर है बिजनेस का वो जब खुद जो फंड्स इकट्ठे कर रहा है खुद के साइड से, सो दैट विल बी कॉल्ड एज इन प्रोप्राइटर्स फंड या फिर शेयर होल्डर्स फंड. तो ये शेयर होल्डर्स फंड हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर आपको शेयर होल्डर्स फंड फाइंड करना हो तो आप इसको किस तरह से अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं. तो से फॉर एग्जांपल जो आपका इक्विटी है वो प्लस प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस शेयर्स फंड, इक्विटी शेयर फंड, और जितने भी आपके रिजर्व्स हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस ये सब इकट्ठे इसमें क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे. रिजर्व्स में हम बात करें कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट या क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, जो कुछ भी हो वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा. और एट लास्ट यू विल बी गेटिंग शेयर होल्डर्स फंड. से फॉर एग्जांपल इक्विटी इज ऑफ 1000, preference is of 1000 and reserve is of 500. So we'll be getting 2500 as a shareholders fund. So here 5000 divided by 2500, I think so it's very easy calculation. 2500 1 ja and 2500 2 ja. So 2 proportion 1 is your debt to equity ratio. इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो कितना आ रहा है? 2:1 आ रहा है. ये एक आइडियल रेशियो भी माना जाता है देखा जाए तो. सो आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच.